हेलो दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम जो है ACF FRO के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप 1 मान के चलिएगा तो सही रहेगा और उसके बाद आपको बहुत अच्छा चीज़ जानने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो लोकसभा के स्पीकर है उनके इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करते हैं? इलेक्शन कमीशन, CGI, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के जो डेप्टी स्पीकर है उनके इलेक्शन डेट को कौन फिक्स करते हैं? स्पीकर, प्रेसिडेंट, CGI, इलेक्शन कमिश्नर? तो ये जो पोस्ट काफ़ी टाइम से खाली है और ये डिसाइड कौन करते हैं? स्पीकर। किस संशोधन से जो है EWS के लिए 10% आरक्षण जो है दिया गया? तो ये 103 हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में बस लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा में क्या बोला गया है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। जो राष्ट्रपति के चुनाव है उसमें बस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विधान परिषद के नहीं। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना होता है, खासकर जहां सही है सही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी पे है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में क्या सही नहीं है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के कामकाज को बढ़िया करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी का प्रावधान है और उसमें फाइनेंशियल कमेटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी हुआ, एस्टिमेट कमेटी हुआ, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हुआ। तो इसमें क्या सही नहीं पूछा गया। तो पहला क्या बोला गया, इसमें इसको कैग का दोष समझा जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ये भी ठीक है। और पॉइंट नंबर C, इसके चेयरपर्सन का जो चयन है इसके मेंबर्स करते हैं, ये गलत है। इसके अध्यक्ष का जो चयन है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें जो C ऑप्शन है ये गलत हो गया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसको जो है किस संशोधन से जो है आपको संवैधानिक दर्जा मिला है दोस्तों? तो अभी तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और 102वां संशोधन से आर्टिकल 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा मिला है। जो नेशनल कमीशन फॉर आपका वीमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, ध्यान रखिएगा ये सब स्टैच्यूटरी बॉडी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था नहीं है। लोकपाल के सिलेक्शन में कौन नहीं होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देखना है। CGI, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, होम मिनिस्टर या डी नन? तो इसमें सही क्या जवाब क्या हो जाएगा यादव? जो होम मिनिस्टर हैं वो सम्मिलित नहीं होते हैं। मनी बिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला सही नहीं है पूछा गया, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये तो सही है। लोकसभा स्पीकर फाइनल अथॉरिटी होते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास मनी बिल को अमेंड करने का पावर नहीं है, ये सही है। राज्यसभा को मनी बिल डिस्कस करने का पावर नहीं है। देखिए राज्यसभा डिस्कस तो कर सकता है लेकिन अमेंड नहीं कर सकता है। और डी में क्या बोला गया है कि अमेंड डिस्कशन का पावर नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद मैडम द्रौपदी मुर्मू जो है वो इंडिया की कौन सी प्रेसिडेंट बनी? तो देखिए चुनाव तो ये 15वां था लेकिन वो प्रेसिडेंट जो बनी वो 14th नंबर की। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो है राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार जो है भारत के प्रेसिडेंट बने, इसलिए चुनाव वो 15th रहा लेकिन ये 14th जो है वो प्रेसिडेंट हुई। उसके बाद संविधान संशोधन के बारे में क्या सही नहीं है? 3 टाइप का बिल होता है दोस्तों। एक होता है साधारण बिल, ऑर्डिनरी बिल, जिस पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, लोकसभा राज्यसभा उस पर ज्वाइंट सिटिंग कर सकते हैं, अभी तक 3 बार हुआ है। दूसरा आपका मनी बिल है जिसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर होता है। और तीसरा होता है संविधान संशोधन बिल जो कि केवल सेंटर के द्वारा किया जा सकता है, इसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है। ये किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, और स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। तो क्या सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया कि इस पर जो है ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ज्वाइंट सिटिंग केवल ऑर्डिनरी बिल पे हो सकती है। ठीक है, 1956 में आप जानते ही हैं कि पहले क्या था कि भाषा के आधार पे राज्य का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
तो पहले तो कांग्रेस उसके फेवर में थी, लेकिन बाद में जो है जब देश का विभाजन हो गया तो कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम भाषा के आधार पर विभाजन नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है 1953 में पोटी श्री मल्लू जो कि गांधीयन थे आंध्र प्रदेश से, उन्होंने फास्ट किया, उनकी डेथ हो गई। और फिर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया और उसके रिकमेंडेशन पे 1956 में राज्यों का गठन किया गया, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी का। उसी समय और ज़्यादा सेंटर स्टेट के बीच में संबंध अच्छे करने के लिए जनरल काउंसिल का गठन किया गया। टोटल अभी 6 है, तो आपका जो है उस समय 1956 में 5 था, 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न जनरल काउंसिल जिसमें कि 8 राज्य मतलब हैं, ठीक है। अब देखिए सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन दोनों जो है लाया जाता है। अब इसमें क्या पूछा कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जो निंदा प्रस्ताव है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, पहला बात ये बोला गया। दूसरा, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। तो ये बहुत ही है मतलब बढ़िया स्टेटमेंट है। और अब आपको देखना है कि क्या है। तो ये पहला बोलता है कि जो सेंसर मोशन है ये मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट नहीं लाया जा सकता है, तो ये तो गलत है, ठीक है ना, मतलब लाया जा सकता है। और दूसरा जो है कि केवल जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है, मंत्रिपरिषद के अगेंस्ट। तो पहला तो जो है एकदम कंफर्म है। दूसरा आप बताइए क्या होगा, और इसमें आपको ये होमवर्क है कि आप इसको करिए, बहुत मज़ा आएगा। ये तो एक पबेट का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का राइट कब मिला? 1833 में। जो लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको मतलब चार्टर एक्ट सब दिया हुआ है, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक का अधिनियम दिया गया है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो जो है चार्ट पेपर से समझाया बनाया है, आप उसको जरूर से देखिए। तो लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेशन का पावर कब मिला? 1833 में। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं मतलब उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को अपने यहाँ काम करने का परमिशन कब दिया? तो 1813 में परमिशन मिला, और 1833 में खुल के जो होता है ना काम करने का मतलब ये मिला, एंट्री मिली 1813 में, और 1833 में फ्री हैंड मिला। क्वेश्चन नंबर 23, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1853 में। पहले ज्वाइंट जो है जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव यानी कि कार्यपालिका और विधायिका काम खुद करता था। फाइनली 6 मेंबर अलग किए गए और विधान परिषद का गठन जो है 1853 में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, के संतम कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या बना? तो दोस्तों जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और जो CBI है ये दोनों आंसर हो जाएगा, मतलब 25 का ए और बी दोनों हो जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें क्या पूछा गया? 2 स्टेटमेंट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी अब इसके चेयरपर्सन बन सकते हैं। दूसरा, चेयरपर्सन और मेंबर्स के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया है। तो देखिए पहले केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही NHRC के अध्यक्ष बन सकते थे, इसमें संशोधन किया गया 2019 में। साथ ही साथ जो चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उनके कार्यकाल को टाइम पीरियड को घटा के जो है 5 से 3 साल कर दिया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 26 का ए। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार में कुछ चीज़ें जो हैं जो दोनों के लिए हैं, मतलब भारत के नागरिक और फॉरेनर्स के लिए, और कुछ चीज़ें जो हैं केवल भारत के नागरिक के लिए है। तो इसमें देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। तो देखिए खुद सोचिए दोस्तों कि अगर फॉरेनर्स को बोलने का अधिकार रहेगा तो वो देश की छवि खराब करने के लिए कुछ वैसा कदम भी उठा सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी जो है गलत हो गया, और थर्ड तो पक्का ही होगा। तो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कहीं कहीं क्या होता है ना कि आपको नहीं भी पता है तो ऑप्शन से उसको किया जा सकता है। अगेन इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला, पंचायत चुनाव जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाया जाता है, सही है। आपको पता है कि गवर्नर के द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है 243 के, और उसके बाद जो है वो नगर पालिका और पंचायत चुनाव ये दोनों करवाती है।
दूसरा पॉइंट है जो राज्य चुनाव आयुक्त है, स्टेट इलेक्शन कमीशनर, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ये गलत है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और पंचायत चुनाव के सभी मैटर्स पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉ बना सकती है। मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। कौन सा राज्य है जहाँ पे अभी हाल ही में पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट हुआ है? तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, उनका अपना ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके कुछ एरिया में जो है वो पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बस आर्टिकल अमेंडमेंट पार्ट से भी रहता है। तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो जानने ही जानने हैं। तो जो आपातकाल है उसका जिक्र संविधान के किस पार्ट में है? तो आपका हो जाएगा ये 18 में है। और ऐसे संविधान संशोधन का जिक्र किस में है? पार्ट 20 में है। क्वेश्चन नंबर 31 एक तो हिस्ट्री कहा गया है कि संगम सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन बनता उसका ग्रामर क्या है? तो तोलका पय्यम। फिर आपका देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो है वो किस अनुसूची में है? अनुसूची हो गया, भाग हो गया, ये सब आपको जानना दोस्तों। टोटल 12 शेड्यूल हैं, उसको आपको अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है कि शेड्यूल में क्या दिया गया है। मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है। तो आपको जो दल बदल कानून है इसका जिक्र 10वीं अनुसूची में है। राज्यपाल द्वारा जो है मतलब विधान परिषद में कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं? 1/3, 1/12, 1/8 या 1/6? तो इसको दोस्तों आपको देखना है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका जो ये रेगुलेटिंग एक्ट से लेके इंडिपेंडेंस एक्ट तक है, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता, उसको चार्ट पेपर पे अच्छे से समझाया है, उसको आप लोग जरूर से देखिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अच्छा एक 4P वाला तो ये आपका ये हो गया था ना, उसके बदले क्वेश्चन और इंक्लूड कर देते हैं। किस केस को 9वीं अनुसूची केस के नाम से जानते हैं? तो ये आयर कोयलो केस है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग को बहुत आइडिया लगेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में आ सकता है। धन्यवाद।